नमस्कार। आप सब लोगों का आरएमएस क्लासेस पर स्वागत। नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आप सब लोग जानते होंगे इस चैनल पर आपको जितने भी फाउंडेशन के लिए जरूरत है, फाउंडेशन कहने का मतलब है कि आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए इन सब का तैयारी करने वाले बच्चों को 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। वो आप सब लोग जानते हैं, उसी के फाउंडेशन की तैयारी के लिए चैनल खास करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जितने भी बुक अवेलेबल है मार्केट में जो आईआईटी जेईई में काम आते हैं, उन सबका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो उसी कड़ी में हम लोग भारतीय भवन का स्टार्ट किए हैं। तो मेजरमेंट का तो हो गया, हम लोग अब मोशन पर आ गए हैं। ठीक है, तो मोशन का ऑब्जेक्टिव है, आइए मोशन का ऑब्जेक्टिव कर देखते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या कह रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का जो परिणाम है, उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा चार ऑप्शन है, कौन सही होगा। ठीक है, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि वस्तु में जो विस्थापन होता है या दूरी होता है वो क्या होता है। दूरी हम किसको कहते हैं बाबू? दूरी कहते हैं जो एक्चुअल पाथ में जितने भी लेंथ हमने तय किया उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी दो पॉइंट के बीच, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, यानी स्टार्ट जहां से और फिनिश जहां पे है, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यानी जो न्यूनतम दूरी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ओके, तो वहां से एक बात हम लोग क्या सीखते हैं कि जो दूरी है, जो कभी कभी हमेशा क्या होता है, वो विस्थापन से या तो बराबर होगा या तो विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। विस्थापन से दूरी छोटा नहीं हो सकती है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं। जैसे नहीं है तो फिर से हम देख लीजिए, यदि हम बॉडी बना लें तो आते ही हम लोग दूरी और विस्थापन को थोड़ा सा समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। तो हल्का सा देख लो यहाँ पर, मान लेते कि दूरी हो जाता है। ठीक है, और सॉरी, यदि हम इस लाइन पर यदि निकालना चाहें, मान लेते हैं कि पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, तो ए से चल रहा है, कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। यदि ए से बी के बीच की दूरी हम मान लें कि 5 मीटर है, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा 5 मीटर, और विस्थापन भी क्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और यदि इसी को हम चेंज कर दे क्वेश्चन को थोड़ा सा, यदि हम ऐसा पॉइंट बना देते हैं, अब ए हो गया, ये बी हो गया, तो दूरी क्या हो जाएगा, ये जो पूरा जो घूम के जा रहा है पूरा हो जाएगा दूरी। तो मान ली कि पूरा घूम के जाने में इसका कितना लगा है, 50 मीटर का, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में क्या मान लेते हैं कि 15 मीटर का लग रहा है। तो क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से बी के बीच की दूरी है ना, यही इसका विस्थापन है, और दूरी क्या हो जाएगा, पूरा जो घूम के आया। क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभ जो कहाँ जहां जिस बिंदु से कर रहा है और अंत जहां पर हो रहा है, उन दोनों के बीच में जो भी छोटी दूरी होगी उसी को हम क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, हमने क्या सीखा कि जो दूरी जो है हमेशा विस्थापन की क्या हो सकती है, या तो बराबर होगी या तो क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता। तो क्या कर रहा है, हमेशा बराबर, तो हमेशा बराबर थोड़े रहता है बाबू। कोई इस केस में देखो ना, बड़ा हो गया। तय की गई दूरी से अधिक होता है, अधिक सब केस में तना होता है बाबू, दूरी से तो अधिक संभव नहीं कि विस्थापन हो जाएगा, तो कट जाएगा। तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, हमेशा तो कम नहीं होता है। देखो तो इस पॉइंट पर बराबर आ रहा है, इस पॉइंट पर कट हो गया, तो तय की गई दूरी से कम हो सकता है, हाँ कम हो सकता है। जैसे देखो इस पॉइंट में क्या है, कम है। ठीक है, ये संभावना कर रहा है, डिटो 100% नहीं करे, सिर्फ संभावना। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या करा है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ओके, चलो, तो जानते हैं कि हमने दूरी का दो फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है, यदि त्वरण यूज हो रहा है, तो त्वरण यूज हो रहा है तो आप ये सारे फॉर्मूला से बना सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस से। और यदि एक्सलरेशन तुमको नहीं दे दिया है तो सिंपल तुम एस बराबर क्या यूज कर सकते हो, वी टी, यानी दूरी बराबर क्या हम यूज कर सकते हैं, चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ पर चाल कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है, और समय कितना है, 1 सेकंड है ना। तो समय और चाल यानी न्यूमेरिकल बनाते समय एक बात का ख्याल रखते हैं कि जो यूनिट है उसको हम क्या रखते हैं, एक ही समान में रखते हैं। यदि ऐसा यूनिट में यानी किलोमीटर के पर आवर के टर्म है तो सबको हम किलोमीटर के पर आवर के टर्म में, यानी जो समय का आवर होता है तो समय का आवर के रूप में ही रखेंगे। तो सेकंड है तो इसको हम किस में चेंज करना पड़ा, आवर में। तो आवर में चेंज करने के क्या पड़ता है, 60 गुना 60 से भाग कर दे देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर देख लो 6 6 36 कर देगा, पूरा कर देगा, और नीचे क्या बचेगा, 100 ना, यानी 1/100 हो जाएगा।
ठीक है, 1/100 क्या आ गया, किलोमीटर ना, किलोमीटर दूरी था। यदि इसी को हम मीटर में चेंज कर दें तो मीटर में चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ रहा है, 1000 से गुना ना, तो 1000/100 हो गया ना, यानी क्या हो जाएगा 10 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर तुमको क्या हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है, यानी समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग क्या कह रहा है कि तय की गई जो दूरी है क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो दूरी मान लेते हैं कि एस जो है क्या है, समय के अनुक्रमानुपाती। यदि यानी डिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब समय बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही समय बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी भी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, समय। यही तुमको अनुक्रमानुपात यानी समानुपात का नियम होता है। तो क्या कहना कि वस्तु का वेग क्या है, 0। यदि वस्तु का वेग 0 होता तो वो मूव ही नहीं करता बाबू, ठीक है। यदि वस्तु का वेग ही 0 है तो रेस्ट में न रहता, तो फिर तो दूरी बढ़ना ही नहीं चाहिए, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाओ। क्या कर रहा है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। तो वस्तु एक समान यानी कोई एक चाल से चल रही है, तो उसका क्या होगा, समय के समानुपाती है। हो सकता है इसको हमें भी रखते हैं, बाकी ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम सेट करेंगे। तो वस्तु का त्वरण जो है अचर है। अब 2 ऑप्शन आकर टकरा गया, वस्तु का वेग एक समान। अब ये 3 में से कौन ऑप्शन हो जाएगा सबसे 100%, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको क्या करा है कि समय के सिर्फ अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो समय और दूरी के बीच में जो रिश्ता है क्या है, सिर्फ अनुक्रमानुपाती का है, ठीक है। यानी समय बढ़ेगा तो क्या बढ़ना चाहिए, दूरी भी बढ़ना चाहिए, और दूरी बढ़ना चाहिए तो समय भी बढ़ना चाहिए। तो हम त्वरण में आ जाते हैं बाबू, ठीक है। तो त्वरण में क्या हो जाता है, यदि किसी वस्तु में यदि त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो हम दूरी निकालते हैं, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ना। एस जो है जो किसके समानुपाती हो जाएगा, टी के, कि टी स्क्वायर के ना है। तो यहाँ पर तुमको सिर्फ क्या कर है, सिर्फ टी का न कर है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो तुमको नहीं होना चाहिए, यानी वस्तु में त्वरण नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट है अनकांस्टेंट है, वस्तु में त्वरण ही नहीं चाहिए, ठीक है। यानी ए ऑप्शन तुमको कट गया। डी पर आ जाते हैं आखिर की वस्तु का वेग एक समान है, ठीक है। तो यदि वस्तु का वेग एक समान है या वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। यदि वस्तु में वेग एक समान है तो इसका मतलब क्या है, उसका त्वरण 0 है, ठीक है। तो उस केस में तो सही हो जाएगा। मगर हमने त्वरण विदाउट त्वरण का एक फॉर्मूला पढ़ा क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है, नॉट विस्थापन बराबर वेग गुना समय। ओके, चलो। तो इसलिए बी और डी में डी भी गलत नहीं हो जाएगा, और बी जो है 100% परफेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके बाबू, चलो नेक्स्ट पर जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के स्क्वायर यानी समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो हम कह सकते हैं। यहीं पर देखो अभी आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, वस्तु का त्वरण क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। अभी हम देख लिए थे, समझ गए हैं। इसका क्या हो जाएगा, वस्तु का त्वरण अचर है, और कुछ हमको देखना ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी ना, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें त्वरण दे दिया है तो v ने निकालना है। तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल है, यानी इसका u क्या है, कितना से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से ना, तो 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण जो है ये कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम तुमको कितना दे दिया है, 2 सेकंड। तो v बराबर u प्लस ए टी कर लो, तो u कितना हो गया, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 4 ना, टाइम कितना है, 2 ना। सबका यूनिट मीटर पर सेकंड में, यानी ऐसा यूनिट में है, सब सेकंड में। तो 20 प्लस 4 दूनी 8 ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकंड। 28 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है कि किसी कार की जो चाल है, किसी कार की जो चाल है जो 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है।
ये सब स्क्वायर में है। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.83 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो ना क्या हो रहा है उसका, 10 सेकंड में उसका जो वेग है 20 किलोमीटर से क्या हो रहा है 50 किलोमीटर, यानी स्टार्ट कितना से हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब फिनिश कहाँ पर हो रहा है 50 किलोमीटर पर आवर ना, 50 किलोमीटर पर आवर। और टाइम तुमको दे दिया कितना 10 सेकंड है, 10 सेकंड। यहाँ पर देखो ना सारा ऑप्शन क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यानी हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 गुना मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 2×5 = 10 और 2×5 = 9 यानी 25/9 मीटर पर सेकंड। ओके, आई 50 का है तो 50 गुना 5/18 कर दो। ठीक है, देखो 25 है और 9 सॉरी 2 में 18, 25 25 क्या हो जाएगा 125 में, तो 125/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ए ने तुमसे पूछ रहा है, तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू बटा 3। v कितना हो गया 125/9, u कितना हो गया 25/9। ठीक है, और तुमको टाइम दे दिया है ना, तो टाइम कितना हो गया 10 सेकंड है, 10 सेकंड। तो 9 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 125 माइनस 25, 9 गुना 10 कर दो क्योंकि 10 इसी के साथ में हो जाएगा। चलो, तो 125 माइनस 25 करोगे तो क्या हो जाएगा 100/9 ना, 100/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100/9 नहीं बाबू, 100/90, 9 गुना 10 ना, तो 100/90। ठीक है, चलो, तो 100/90 कहने का मतलब लगभग क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है क्या बाबू, 10 किलोमीटर पर आवर नहीं ना है, 20 किलोमीटर से ना, तो यानी ये क्या होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ सुधार लो, तो 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 गुना 2 ना, 50 को हम क्या ले सकते हैं 25 गुना 2, यहाँ पर 2 में छूट गया था, तो अगेन यहाँ पर 2 कर दो, अगेन यहाँ पर 2 कर दो, तब क्या हो जाएगा यह 75/90, यानी क्या हो जाता है 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा गलती। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, क्या करें कि दो राशियों का जो परस्पर ग्राफ है वह सरल रेखा में, तो दोनों राशियां क्या होगी। ठीक है, क्या कर रहा है कि दोनों जो राशियां है उसका जो ग्राफ है क्या है सरल रेखा में है। ठीक है, एक हम ग्राफ ले लिए, कौन ले, दूरी समय ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ ले सकते। ठीक है, तो हम दूरी समय ग्राफ ले लें, तो क्या होगा समय हो गया और ऊपर क्या बनाते हैं दूरी। ठीक है, दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ में परस्पर जो ग्राफ है जो इसका क्या है सरल रेखा में, तो सरल रेखा में, तो दूरी समय ग्राफ में यदि सरल रेखा है तो इसका मतलब क्या है उसका जो चाल है जो क्या है एक समान है। ठीक है, चाल जो है क्या है एक समान है, यानी हर पॉइंट पर उसका जो चाल हम निकालेंगे वो क्या होगा बराबर ही आएगा, यानी एक समान ही रहेगा। ओके, चलो आगे आ जाओ। तो दोनों राशियां क्या हो गई कांस्टेंट होंगी या बराबर होंगी या अनुक्रमानुपाती होगा व्युत्क्रमण। कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि दूरी और समय चेंज होते रहता है, हर पल चेंज होते रहता है। यानी ये जो है जो 7 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होना चाहिए गलत हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। बराबर होती है, तो बराबर कोई तो किस बनता नहीं कि दूरी और समय बराबर हो जाए, सब समय तो संभव ही नहीं, उसी के कारण सरल रेखा में। ठीक है, चलो अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती बराबर। ठीक है, तो समानुपाती यानी क्या होना चाहिए, यदि दूरी बढ़ रहा है तो समय भी बढ़ेगा और दूरी घटेगा तो समय भी घटेगा। तो सरल रेखा में कब होती है बाबू, यदि मान लें कि हर पॉइंट पर तो क्या होता है उसका जो चाल है और उसका चाल क्या होना चाहिए हर पॉइंट पर इक्वल ही आना चाहिए। यदि हम मान लें कि ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये क्या हो गया 5 हो गया, 10 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, तो सरल रेखा में तो इसका यदि हम इस पॉइंट पर यदि चाल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 5/1 यानी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 10/2 5 मीटर पर सेकंड, 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो हर पॉइंट पर इसका क्या हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड। मिनट में यहाँ देखो 1 सेकंड से 2 सेकंड हो गया तो दूरी भी क्या होगा 5 से 10 हो गया, यानी क्या हो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना, तो यानी ये दोनों क्या है आपस में समानुपाती। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए ग होना चाहिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या करा है
कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। ठीक है, तभी हम ऐसा क्वेश्चन में देखे थे। देख लो ना, एकदम हूबहू यही तो है, सरल रेखा में जा रहा है तो चाल का मान कोई पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर निकालो तो दूरी कितना है 8 ना, समय कितना लग रहा है 1 सेकंड का ना, तो 8/1 यानी 8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ग। अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन में समझे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, क्या करा, उपयुक्त जो वेग समय ग्राफ है उसमें त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो त्वरण निकालने के लिए क्या है चाहिए यू वी टी। यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टार्ट कहां से हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से ना, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। जा कहां तक रहा है 25 तक ना, तो 25 हो गया यानी भी हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो अब देखो, तो 10 से 25 तक जाने में कितना समय लग रहा है यहाँ पे, देखो ना 5 सेकंड का अंतर, टी हो गया कितना 5 सेकंड। तो ये आप निकाल लें भी माइनस यू बटा टी से। ठीक है, भी माइनस यू बटा टी। भी कितना हो गया 25, यू कितना हो गया 10, टाइम कितना है 5, तो 25 माइनस 10 यानी 15 ना, तो 15/5 हो जाएगा। ठीक है, चलो 15/5 यानी काट दोगे तो क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको क्या करा है कि दिए गए वेग समय ग्राफ में जो चित्र है उसके अनुसार वस्तु द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 4 सेकंड कहां पर है बाबू, यहाँ पर देख लो 4 सेकंड है, यही है ना 4 सेकंड, यही है 4 सेकंड। ओके, चलो, तो तुमसे पूछ रहा है कि पहले 4 सेकंड में तय की, तो यहाँ पर देखो 2 भाग में बट रहा है। एक बार क्या हो रहा है 0 से 2 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, इसमें एक्सलरेशन हो रहा है, यानी ग्राफ में वेग समय ग्राफ में है तो जो लाइन है एक्सलरेशन हो रहा है। और 2 से 4 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, इसमें कोई एक्सलरेशन हो रहा है, तभी तो इसका जो वेग है जो कांस्टेंट हो गया 2 से 4 के बीच में। तो 2 भाग में बटेगा, दोनों भाग को हम निकाल लेते। तो सबसे पहले क्या हम निकालेंगे कि 0 से 2 सेकंड के बीच में तय की गई दूरी क्या है। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में तय करने के लिए दूरी में क्या एक्सलरेशन है ना, तो इसमें तीनों चीज हमें चाहिए। तो यू बराबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 मीटर पर सेकंड में, 0 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में भी इसका कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड होगा। 0 से 20 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है टी बराबर 2 सेकंड ना, तो टी बराबर 2 सेकंड। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भी माइनस यू बटा टी। भी कितना हो गया 20 ना, तो 20 हो गया 20 माइनस 0/टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड का ना, तो 2 सेकंड, यानी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। ठीक है, चलो, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, हम एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यू का वैल्यू 0 है, तो 0 गुना टी कितना लग रहा है 2 सेकंड, तो 0 हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर ना, ए का वैल्यू 10 हो गया, टाइम कितना लग रहा है 2 गुना 2 सेकंड का ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये 2 से 2 मरतबे कट गया। तो इस बराबर क्या हो जाएगा 10 दूना यहाँ से क्या हो जाएगा 20 मीटर ना, 20 मीटर, क्योंकि तो 0 गुना 0 होना। अब नेक्स्ट 2 सेकंड में देखो ना कांस्टेंट वेग कितना से चल रहा है 20 से नहीं चल रहा है, तो 20 से ही तो चल ही रहा है बाबू। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं क्योंकि 0 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ है क्या है समय के समानांतर है। तो आगे आ जाओ, तो इस बराबर डायरेक्ट VT यूज कर दो, तो इस बराबर VT ना, तो इस बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 2 ना, यानी कितना दूरी तय करेगा 40 मीटर। तो 0 से 4 सेकंड के बीच में उसने कितना दूरी तय करेगा 20 मीटर और प्लस 40 मीटर ना, चलो प्लस 40 मीटर, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग अचर, पहले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में कह रहा है, तो देखो वृत्तीय गति हो रहा है कि देख लो ना इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर अलग डायरेक्शन। यदि किसी वस्तु में यदि डायरेक्शन हो, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो उसका चेंज होता रहा है, यदि डायरेक्शन चेंज होते रहता है यानी उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने का क्या उसका चेंज होगा, विस्थापन चेंज होगा। अब विस्थापन बदल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका वेग बदल रहा है। ठीक है, तो इसका जो वेग है जो हमेशा क्या होना चाहिए, वेग बदलते रहता है। ठीक है, यानी वेग जो है जो एक समान संभव ही नहीं कि रह सकता है, एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो चाल तो रह सकता है बाबू, क्योंकि चाल में कोई डायरेक्शन का तो जरूरत नहीं है। यदि मान लें कि हम 10 मीटर पर सेकंड से इसको हम घूम रहे थे, यानी इस पॉइंट पर 10 मीटर, इस पॉइंट पर 10 मीटर, इस पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड, सब पर 10 मीटर पर सेकंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाल जो है
चाल नहीं बदल सकता है। ठीक है, चाल नहीं भी बदल सकता है। ठीक है, चाल जो है नहीं भी बदल सकता है। हम बदल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड, ऐसा हो सकता है, मगर नहीं भी बदल सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मगर वेग में क्या होगा, उसको बदलना ही बदल। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी क्या होगा, चाल और जो वेग है, जो दोनों क्या होगा, अचर हो जाएगा। दोनों अचर कहने का मतलब क्या है कि दोनों फिक्स हो, एक कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा तो संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि चाल जो है भले नहीं बदलता है, मगर वेग जो है जो क्या है, बदलता है ना, कट गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, तो चर भी तो नहीं रहता है ना बाबू। जो चाल है जो हमेशा नहीं बदलता है। ठीक है, कभी कभी वो अभी वेग वेग ही ना सिर्फ बदलते रहता है, चाल तो बदलता नहीं है, कभी कभी वो एक समान भी रह सकता है। चाल चर और वेग अचर है। ठीक है, चाल क्या है, बदलने वाला, तो चाल नहीं ना बदलता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चाल अचर और वेग चर, यानी वेग बदल रहा है, चाल नहीं बदल रहा है, तो यही ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू, अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तुमको क्या करा है कि विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन की दर, यानी दर का मतलब क्या होता है कि बटा समय। तो विस्थापन बटा समय क्या होता है बाबू, तुम सब लोग जानते हो कि विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है, विस्थापन बटा समय तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, वेग पढ़ा है। ठीक है, तो विस्थापन बटा यानी विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं बाबू, वेग कहते हैं। ठीक है, चलो, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सबको बच्चा बच्चा को पता है। दूरी समय ग्राफ की डाल गतिमान वस्तु की क्या देती है, दूरी समय जो ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ में क्या देता है, निकलता है बाबू, दूरी समय ग्राफ में क्या निकलता है, चाल निकलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के क्या होगा, समांतर हो। देख लो, एक समान चाल से चल रहा है और भी क्या है, चाल समय ग्राफ में। ठीक है, यदि समय अक्ष समांतर होगा तभी ना उसका जो स्पीड होगा क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी एक ही वैल्यू पर चल रहा है। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 2 से 4 सेकंड, उसमें आपको बताया था। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव यानी क्या होना चाहिए, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होना चाहिए। तो वेग समय ग्राफ में जो नीचे का है, नीचे हम क्या निकालते हैं, उसका यदि क्षेत्रफल हम निकाल दें तभी वही वस्तु का विस्थापन देता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ओके, और तुम जानते हो कि यदि यहाँ पर चाल समय ग्राफ रहता है क्या, जिसका क्षेत्रफल निकाल कर क्या देता है हमको, दूरी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। यदि कोई वस्तु जो है जो किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो उसका वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक समान त्वरण से वह गतिमान है तो उसका जो वेग समय ग्राफ है वह क्या हो, एक सरल रेखा में हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आवर्त गति किसे कहते हैं, चलिए बाबू, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमको क्या करा है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आवर्त गति तुम सब लोग जानते हो कि आवर्त गति के अपने उसको उदाहरण के थ्रू हम समझाए थे आपको, मोशन जब पढ़ाए थे उसमें कि यदि कोई एक ही पॉइंट पर है वो बार बार दोहरा रही है। ठीक है, जैसे झूला की गति, पेंडुलम की गति, इस सबको हम किस में रखते हैं, आवर्त गति के रूप में रखते हैं। ठीक है, चलो, तो झूला का गति हो जाएगा। ठीक है, तो आवर्त गति क्या हो जाएगा, वह वस्तु जो अपनी गति के समय एक ही स्थान को बार बार दोहराती है, एक ही स्थान को बार बार दोहराती हो। ठीक है, बार बार दोहराती हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होता है। ठीक है बाबू, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू कि वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करा है ना, तो यानी क्या मतलब बन रहा है कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पर आकर फिनिश किया, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है
और इसी पर आकर एक फिनिश कर रहा है, एक चक्कर पूरा तभी होगा। ठीक है, चलो। तो एक चक्कर पूरा करने में उसका विस्थापन क्या होगा, तो देख लो एक स्टार्टिंग पॉइंट का है, इसी पॉइंट पर है, फिनिश पॉइंट का है, यानी लास्ट पॉइंट का है यहाँ पर। तो तुम जानते हो कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ना। तो यहाँ पर देखो ना, प्रारंभ भी वहीं से हो रहा है, अंत भी वहीं पर हो रहा है, तो इसलिए इसका जो विस्थापन हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी जीरो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुमको क्या कह रहा है कि जब एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो तब वह एच ऊंचाई के पहुंचने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एच होना चाहिए, ठीक है, एच ऊंचाई पहुंचने तक के बाद वह पृथ्वी पर वापस आ जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं कुल विस्थापन क्या होगा। एक सेकंड क्वेश्चन मिला देते हैं, क्वेश्चन यही ना है, मुझको तो यही लग रहा है कि एच ऊंचाई होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ, तो वह एच ऊंचाई पहुंचने तक के बाद, ठीक है, चलो। तो क्या करेगा, सीधे ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका गया, मान ली कि इस पॉइंट से फेंका गया और यहाँ तक आ गया, ठीक है, इतना की ऊंचाई कितना तुमको दे दिया, एच मीटर ना, एच हो गया, ओके। तो उसके बाद फिर तुमको क्या करा है, वह वापस भी आ जाता है, ठीक है, तो एच ऊंचाई गया और उसके बाद फिर वापस आया, तो जाने में कितना लग रहा है, एच मीटर, और वापस आ रहा है ना, तो वापस आने में भी एच लग गया, एंड टोटल कितना दूरी इसने ट्रेवल किया, 2h मीटर का, 2h मीटर। अब कह रहा है तो दूरी तो हो गया, विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन अगेन जीरो हो जाए, क्यों, क्योंकि वो एक तो जा रहा है और वापस फिर से आ जा रहा है उसी पॉइंट पर ना, तो प्रारंभ भी उसी पॉइंट से हो रहा है, अंत भी उसी पॉइंट पर ना, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, 2h मीटर दूरी ना, और विस्थापन इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका फिर विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कहा है कि सीधी सड़क पर एक गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 में 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है बाबू, चल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कर रहा है कि सीधी सड़क पर एक गतिमान बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है, और 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। ठीक है, 7:15 में कहां पर था, -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो उसका क्या क्या पूछा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, उसका विस्थापन क्या होगा, तो मूल बिंदु को नहीं मान रहा है बाबू, चलो तो मूल बिंदु को ही मान कर करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका क्या है, एक मूल बिंदु है। ठीक है, और मूल बिंदु तुम जानते हो कि दाहिने साइड की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाएं साइड की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। ओके, चलो तो आ जाओ देख लो। तो प्रातः 7 बजे का आकार था, मूल बिंदु से के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी दाहिने ओर रहेगा, मूल बिंदु से निकल रहा है तो 3 किलोमीटर की दूरी पर हो गई। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर था, ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर, और क्या करेगा, 7:15 में -5 किलोमीटर की दूरी पर था। 7:15 में कहा था, -5 किलोमीटर की दूरी पर। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गया ना, उसके बाद फिर 7:15 में कहा था -5, तो -5 लाने के लिए से क्या करना है, पहले तो ये 3 किलोमीटर पूरा ट्रेवल करेगा, और उसके बाद ना इधर 5 आएगा, फिर इधर ये 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो तुमसे पूछ रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, प्रारंभ कहाँ से कर रहा है इसने बाबू, प्रारंभ इसी पॉइंट से न कर रहा है, और अंत इसका क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। तीन दोनों के बीच में दूरी कितना है, 5 किलोमीटर ना, तो 5 किलोमीटर, तो इसका विस्थापन जो है, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर का। ओके, चलो यदि दूरी पूछते तो दूरी क्या होता है, इस पॉइंट से जाने में कितना लगे है, 3 किलोमीटर ना, और फिर 3 किलोमीटर आने में 6 किलोमीटर, और यहाँ पर ना
-5 ना, तो -5 किलोमीटर, यानी 6 और 5 11 किलोमीटर इसका दूरी टोटल तय कर लेता। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या करना है कि कोई वस्तु r त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास के सम्मुख क्वेश्चन नंबर 5 है तुमको कि कोई वस्तु जो है r त्रिज्या के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास तक सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, यानी व्यास के सामने पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या। ठीक है। तो r त्रिज्या का कोई एक हम वृत्त पर सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, यानी r त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ओके। चल, तो अब तुमको क्या करा है कि व्यास के क्या करा है, एक वृत्त को प्रस्थान बिंदु के सामने, मान ली कि प्रस्थान और यहां से निकल दिया है, तो प्रस्थान बिंदु के सामने पर ना, प्रस्थान बिंदु के जो है वह सामने व्यास तक सम्मुख बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, यानी व्यास भी होना चाहिए और सम्मुख भी होना चाहिए, यानी इस पॉइंट पर आकर के पहुंचा और इसका व्यास भी निकाला है, तो व्यास, तो त्रिज्या इसका r है। तो तुमको पूछा कि विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ना पूरा चक्कर लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पर चक्कर लगा, यानी आधा वृत्त बना रहा, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 पाई आर। ठीक है, पाई आर और प्लस क्या हो जाता है, डी ना, पाई आर प्लस डी। ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, पाई आर और डी को क्या कहते हैं, 2r ना, तो 2r। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, ये क्या हो गया, दूरी। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करा, इस पॉइंट पर आकर के फिनिश में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास में कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r ना, तो 2r, यानी तुमको विस्थापन जो है कितना आ गया, 2r आ गया, और दूरी जो है कितना आ गया, पाई प्लस 2 इंटू आर। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 6 क्या कर रहा है कि क्या एक ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग 0। ठीक है, तो ऐसी गति हो सकती है ना बाबू जिसमें औसत वेग क्या हो, 0 हो। जैसे देखो, औसत वेग का जो है, जो फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाता है, कुल विस्थापन। ओके। और बटा क्या होता है, कुल समय ना, कुल समय। ओके, तो यहाँ पर विस्थापन तो तुम जानते हैं कि विस्थापन 0 हो सकता है, क्यों, क्योंकि यदि इसी क्वेश्चन में देख लो ना, ऊपर वाला में, यानी पूरा एक चक्कर लगाकर इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसमें क्या क्या हो जाता है, विस्थापन 0 ना, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेग 0, औसत वेग 0 हो जाएगा ना, तो वेग 0। तो ऐसी गति हो सकती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यस, इसकी ऐसी गति हो सकती है। एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका कारण क्या है ना, इसका त्वरण क्या है होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, इसका त्वरण क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्वरण क्या है। तो एक समान वेग से गति कर रही ना, तो त्वरण का परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दूरी, यानी वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या करे कि वह एक समान है, तो यानी इसका जो त्वरण है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर। ठीक है, जो वेग समय जो ग्राफ है क्या होना चाहिए, समय अक्ष के समानांतर है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि एक है वेग समय ग्राफ, तो नीचे समय न रहता है, समय हो गया, और ऊपर वेग न रहता है, ऊपर वेग। तो वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण निकलता है। तो क्या कर रहा है कि समय अक्ष के एक समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया है। ठीक है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होता है, समय अक्ष के समानांतर खींचते हैं, यानी इसका इस पॉइंट पर वेग क्या हो जाएगा, यदि मान ली कि यहाँ पर 10 होता है,
तो इस पॉइंट पर भी 10 होगा, इस पॉइंट पर भी 10 होगा, तो यहाँ स्टार्ट में भी 10 और फिनिश होते समय भी 10 है ना, तो इसका त्वरण तब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसको तय की गए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं क्या करके, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ दे दिया है, ठीक है, तो उससे हम दूरी पूछ रहा है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक तो आसान हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वेग समय, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसका जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ का हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ग्राफ का एरिया निकालेंगे या तो क्षेत्रफल निकाल, ठीक है, तभी निकालेगा। नहीं तो हम क्या का फॉर्मूला जानते हैं कि वेग समय ग्राफ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बाबू, एस बराबर कोई फॉर्मूला से चलते हैं, दूरी सूत्र का इतना एक फॉर्मूला है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर डी स्क्वायर पावर यू स्क्वायर प्लस 2s इत्यादि से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू, कि गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो क्या मापता है। ठीक है, तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है बाबू, वो गाड़ी के जो चक्के, यानी कि गाड़ी में जो चक्के लगे होते हैं, ठीक है, तो जो चक्का है वह कितना दूरी तय करता है वही क्या करता है, वह मापता है बाबू। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यानी यदि हम समझना चाहें, यदि इसे लिखना चाहें, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि गाड़ी का जो ओडोमीटर वो क्या करता है, वह दूरी मापती है। ठीक है, क्या मापती है, वह दूरी मापती है। ओके बाबू, चल, तो यानी गाड़ी का जो ओडोमीटर क्या करता है, वह दूरी मापती है, और स्पीडोमीटर में क्या मापती है, उसमें जो कितना वह चाल तय कर रहा है, यानी कितना समय वह कितना दूरी तय कर रहा है, उसका क्या मापता है बाबू, वह स्पीडोमीटर मापता है। ओके, चल, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या करा है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तुमको क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तब यहाँ पर देख लो बाबू, कोई यदि दूरी तय किया है उसका विस्थापन क्या हो सकता है, वो विस्थापन उसका 0 हो सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से चला है, ठीक है, और ये पॉइंट तक गया है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लें कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मीटर है, इसने 10 मीटर की दूरी तय किया और विस्थापन में इसका क्या हो जाएगा, 10 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, चलो, कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लो इसका एक्चुअल पॉइंट लेंथ की लंबाई कितना है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वो जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसने 10 मीटर की दूरी तय किया। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभ जिस पॉइंट से कर रहा है और अंत जिस पॉइंट, यानी प्रारंभ इस पॉइंट से कर रहा है और अंत इस पॉइंट पर कर रहा है, तीन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी होगी 10 मीटर है, यानी इसका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल में 10 ही मीटर हो जाएगा। तो मगर क्या कर रहा है कि क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है। तो अब मान लें कि हम केस मान लेते हैं क्या कि ए से बी तक गया, पुनः बी से ए का आकर के रिटर्न हो गया, यानी क्या कर रहा है कि ए से तो बी गया ही और वापस क्या गया, या बी से ए तक आ गया। ओके, चलो, तो इस केस में क्या होगा, ए से बी गया, बी से ए वापस आ गया, तो देख लो प्रारंभ कहां से करा, ए से ना, और अंत कहां से पर करा, यहीं पर, तो इस केस में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। ठीक है, तो एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन 0 हो सकता है, हाँ, इसका विस्थापन 0 हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको, किस अवस्था में किसी वस्तु की एवरेज वेलोसिटी उसकी औसत चाल के बराबर होती है। ठीक है, यानी औसत वेग और औसत चाल दोनों बराबर हो, तो किस कंडीशन में जाएगा, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि औसत चाल का जो फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल तय की गई दूरी। ठीक है, क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, और बटा क्या होता है, कुल समय। ओके, चलो, तो और विस्थापन, औसत विस्थापन यानी औसत वेग, वेग बराबर क्या होता है बाबू, कुल विस्थापन। ठीक है, औसत वेग का हमें लिख रहे हैं कुल विस्थापन, और बटा क्या, कुल समय। ओके, चलो, शायद नजर नहीं आ रहा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा नजर आएगा। तो कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दूरी, ठीक है, यदि दूरी और बराबर यदि विस्थापन हो जाए, ठीक है, यानी दूरी और विस्थापन दोनों की जो लंबाई हो गया, यानी मैग्नीट्यूड हो गया, यदि दोनों का परिणाम जिसे कह सकते हैं, यदि दोनों बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या इसका जवाब दो कि जब
तय की गई दूरी तथा विस्थापन दोनों यदि बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगी, औसत चाल तथा औसत वेग दोनों क्या हो जाएगी बाबू, बराबर हो जाएगी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड एंड क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 तुमको क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ किसके समानांतर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, गति के विषय में जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है। ठीक है, समय यहाँ पर आज नहीं, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। ठीक है, क्या कर रहा है कि मान लीजिए एक ग्राफ है। ठीक है, चाल समय ग्राफ न कर रहे थे फिर चाल समय का यानी स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया। अब क्या कर रहा है कि समय अक्ष के जो उसका ग्राफ है वह क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो समय अक्ष तो टी है कहीं, जिसके समानांतर एक ग्राफ खींचिए। तो इस वस्तु के गति के विषय में क्या कहोगे, तो यानी समय अक्ष के समानांतर यानी क्या होगा, इसका जो स्पीड है हर पॉइंट पर क्या आ रहा है बाबू, इक्वल आ रहा है। यहाँ पर देख लो हर पॉइंट पर इसका जो है स्पीड है क्या, इक्वल है। मान लीजिए यहाँ पर यदि 10 मीटर पर सेकंड से है तो हर समय उसका क्या है, स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या कर रहा है, तो उस वस्तु की गति कितनी, यानी वस्तु गति में होगा ना, क्योंकि उसमें हर पॉइंट पर वेग तो है ना 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड का वेग है, सॉरी चाल है। तो यानी क्या है, हर पॉइंट पर यदि उसका चाल 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि अगला 2 सेकंड में, तो उसका दूरी कितना तय कर लेगा, दूरी आपका होता है समय गुना चाल में, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा 20 मीटर। अगला यदि हम 3 सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 मीटर। यानी क्या हुआ, वह दूरी तो तय कर रहा है ना, यानी क्या वो वस्तु मूव कर रहा है, मगर किस गति में मूव कर रहा है। यदि जानते हो यदि हर पॉइंट पर यदि उसका चाल बराबर है तो उस चाल को हम क्या कहते हैं बाबू, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो एक समान चाल है, एक समान वेग आ रहा है, तो उसमें त्वरण क्या होता है बाबू, 0 होता है। क्योंकि तुम त्वरण जानते हो क्या होता है, किसी वस्तु में चाल या वेग में, यानी मेनली वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो वेग चेंज नहीं हो रहा है या चाल चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें त्वरण नहीं होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के यदि गति के विषय में तुम पूछ रहे हो तो इसमें हम क्या कहेंगे, वह जो वस्तु है किससे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, नहीं तो वो भी हम कर रहे हैं वह वस्तु जो है वह 0 त्वरण से चल रहा है। ठीक है, यानी वो जो वस्तु है क्या कर रहा है, बिना त्वरण की गति से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक आंसर हो जाएगा तुमको कि वह एक समान चाल से चल रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा 0 त्वरण से चल रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 तुमको क्या करा है कि किसी वस्तु की गति के विषय में क्या कहेंगे जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, समय अक्ष। ठीक है, इसमें क्या करें कि इसमें भी दूरी समय ग्राफ है, तो यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अब इसमें भी समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर लेंगे तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है 10 मीटर का है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर क्या रहेगा 10 मीटर का, नहीं दूरी रहेगा 10 मीटर 10 मीटर, यानी हर पॉइंट पर वह 10 ही मीटर पर, यानी वो वस्तु क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। इसमें तो उसका चाल क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका दूरी क्या है 10 मीटर, यानी क्या है हम विराम की अवस्था में, तो गति नहीं कर रहा है, यानी वस्तु जो क्या है किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, वह गति की अवस्था में नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन 15 के ऊपर, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए, ठीक है, एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ, ग्रह नहीं, समय दूरी ग्राफ की जो प्रकृति है वह क्या होती है। ठीक है, तो असमान और एक समान गति। ठीक है, तो एक समान गति के लिए क्या हो जाएगा, तब यहां देख लो, तो एक समान गति के लिए करना है, यानी हम ले लेते हैं क्या, दूरी समय ही ग्राफ ले लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, तो ये वस्तु इस तरह से मूव कर रही है, यानी एक समान गति में, और एक क्या कर रहा है असमान गति ना, देख हो गया, इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं और टाइम लेते हैं, असमान गति। ओके, तब यहाँ पर ध्यान दो, यदि वह एक समान गति में कर रहा है, तो एक समान गति में कहने का मतलब क्या है, उसके हर एक पॉइंट पर यानी बराबर समय अंतराल में वह बराबर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यदि वह बराबर समय अंतराल में यदि वह बराबर दूरी तय करेगा तो उसका जो ग्राफ है वह एक्चुअल में क्या बनेगा, सरल रेखा में बनेगा। इसको मैंने तुमको यदि मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था उसी में मैंने तुमको बता दिया है, तो वहां पर जाकर के देख लो, ग्राफ का एक पूरा टॉपिक ही है,
उसमें तुमको पूरा क्लियर करा दिया कि एक समान गति क्या हो जाता है और असमान गति में उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलो। और असमान में क्या हो जाएगा, रखिए, यानी इसका मतलब क्या है, उसका वेग जो है, सॉरी, जिसका जो चाल जो है क्या हो रहा है, वो हर पॉइंट पर क्या हो बदल रहा है। ठीक है, यानी बराबर समय अंतराल में वो बराबर दूरी नहीं तय कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह हो गया असमान गति का। ठीक है, और ये हो गया किसका, एक समान गति का। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में तुमको क्या करना है कि चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दे दी है। किस पूछ रहा है कि किसमें चाल नियत है, चाल घट रही है तथा बढ़ रही है, चौथी स्थिति में क्या होता है। अब यहाँ पर देख लो बाबू, यहाँ पर क्या है, चाल समय ग्राफ है। तुम अगर यहाँ पर पॉइंट का तुमको आ रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर क्या है, समय अक्ष के समानांतर है। और यहाँ पर क्या है, ये बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो पॉइंट पर आता है। तो चाल कांस्टेंट किस में है बाबू, देख लो, चाल इसी पॉइंट पर है कांस्टेंट। देख लो, तो हर समय क्या है, मान ली यदि यहाँ पर यदि 5 मीटर पर सेकंड, यदि 5 यहाँ हो जाता तो हर पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो। तो चाल नियत किस में है बाबू, थर्ड में है। इसमें क्या है, चाल जो है क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का ही हिंदी क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है जो तुमको, ये जो फर्स्ट है ये एक्चुअल में क्या है, तुमको थर्ड है, यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। चाल घट रही है, चाल किसमें घट रही है, देखो तो बाबू, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो यानी क्या हो रहा है, चाल घट रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मान ली कि 5 से आ रहा है, 0 तक पहुंच गया, यानी इसका चाल क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, या सेकंड में जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो, चाल बढ़ रही है। तो चाल बढ़ रहा है, देखो ना, नीचे से यहाँ ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, चाल बढ़ रहा है ना, तो एक्चुअल में क्या हो गया, थर्ड। और चौथी स्थिति में क्या होता है, चौथी स्थिति में क्या होता है, एक पॉइंट से चाल क्या है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, चाल स्थिर रहता है, और फिर चाल क्या होता है, घटता है। यानी क्या होता है कि पहले बढ़ता है, ठीक है, फिर क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, और उसके बाद क्या रहता है, स्थिर रहता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो तीनों केस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 तुमको क्या कर है कि 7 मीटर त्रिज्या पर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला v बराबर क्या पढ़ा है, 2 पाई r बटा t। ठीक है, तो यानी तुमको क्या पता है कि v का वैल्यू दे दिया है, कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, और टाइम तुमसे पूछ रहा है ना, टाइम पूछ रहा है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं कि जो एक चक्कर पूरा करना में कितना दूरी तय करते हैं। एक चक्कर पूरा करना मतलब क्या है, एक्चुअल में ही ना बाबू, एक चक्कर ये हो, तो एक चक्कर मतलब क्या कि इसके पूरा जो परिधि होगा, यानी सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो परिधि हम निकालेंगे, तो परिधि कैसे निकालें, 2 पाई r से ना, तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने ये 60 मीटर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, दूरी हो गया ना। और समय तो नहीं दिया है, तो यहाँ से निकालो ना, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 मीटर, यानी इसमें कुल दूरी कितना तय कर लिया, 44 मीटर, 44 मीटर। तो यहाँ से हम t बराबर, यानी यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, तो v बराबर 2 पाई r बटा t ना होता है, तो v क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड, 2 पाई r का वैल्यू क्या आ गया, 44 मीटर ना, 44 बटा t। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर यदि 63 गुना होता है, t बराबर क्या हो जाएगा, 44 बटा क्या हो जाएगा, 4 ना, यानी 11 सेकंड टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर समय तुमको कितना गया, 11 सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 तुमको क्या कर है कि वेग समय ग्राफ में नीचे किस क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नीचे के क्षेत्र से, ठीक है, नीचे के, ठीक है, क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो पहले एक्चुअल में वेग समय ग्राफ बना लेते हैं, मानते हैं कि वेग हो गया और ये समय हो गया। ठीक है, चलो, तो नीचे के जो क्षेत्र से जो राशि जो मापी जाती है वो एक्चुअल का, तो मान लें कि ऐसा एक ग्राफ है,
तो इसका यदि जो हम क्या करते हैं, इसको नीचे का जो क्षेत्र है, नीचे का क्षेत्र एक पूरा हो गया, तो इसका यदि हम एरिया निकालना है, यानी हम क्षेत्रफल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि वेग समय ग्राफ में जो ग्राफ बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना, तो उससे क्या निकलता है वो विस्थापन, ठीक है। यदि क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर दिया, तुमको वेग की जगह पर यदि चाल कर देता, अब यहाँ पर तुमको आंसर भी चेंज हो जाकर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या करा है कि अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है। यहाँ पर तुमको ऑप्शन दे दिया कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी या वस्तु का वेग, ठीक है। तो यानी हम दूरी ज्ञात करते हैं या हम वेग ज्ञात करते हैं। अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ पहले बना देते हैं। तो विस्थापन समय ग्राफ ना, ये हो गया, ये मान ली कि ये हो गया विस्थापन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट आई हो गया समय। तो विस्थापन समय ग्राफ में अचर वेग के लिए ग्राफ का कैसा बनता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। चलो यदि कांस्टेंट वेग होता था, क्या होता है पूरा स्ट्रेट लाइन। तो अब इसमें इसको हम विस्थापन और समय है, तब यहाँ हम दूरी ज्ञात करेंगे कि वस्तु का वेग ज्ञात करेंगे। दूरी तो ज्ञात संभव नहीं, क्योंकि विस्थापन दे दिया है। तो यहाँ से हम कुल दूरी नहीं ज्ञात करेंगे, इससे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इससे हम वस्तु का क्या ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे। इस पॉइंट पर इसका वेग क्या होगा, इस पॉइंट पर वेग क्या होगा, इस पॉइंट पर वेग क्या होगा, कहां से निकालेंगे, विस्थापन बटा समय करके। इसमें हम क्या निकालेंगे, वेग ना, वेग 20 पर आ जाते हैं। एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या है कि कोई एक समान, हम सर्कल ले लेते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो पॉइंट है, यानी वस्तु जो है, उसका जो चाल है हर समय पर, यानी हर पॉइंट पर क्या होगा, उसका चाल जो है बराबर होगा। तो एक समान वृत्तीय कहने का मतलब क्या है कि हर बिंदु पर, ठीक है, हर बिंदु पर उसकी जो चाल होगी, उसकी चाल क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है, उसकी चाल क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। चलो तो एक समान होगी, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु जो क्या करे, एक समान वृत्तीय गति में चल। अब क्या है कि एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है, वेग का है, ठीक है। तो वस्तु का वेग जो है हमेशा परिवर्तित होता है, क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि वस्तु का जो डायरेक्शन है जो हर पर बदल जाता है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ पर देख लो ना, क्या है बाबू, ये नीचे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दक्षिण भी जा रहा है, थोड़ा सा क्या जा रहा है, पूरब भी जा रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है, एक्चुअल में पूरब जा रहा है, यहाँ पर क्या है, अलग। यानी हर पॉइंट पर यदि हम डायरेक्शन इसका निकालेंगे, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा, इसका अलग होगा। और वस्तु का जो वेग है जो हमेशा क्या होता है, उसमें परिणाम भी होता है और डायरेक्शन भी आता है। डायरेक्शन भी बता रहता है, उसका वस्तु का जो वेग जो है वो बदल रहा है। 22 किसी वस्तु के डोरी पर क्या है, वह डोरी छोर पर बंधे हैं, ठीक है, बंधे हैं। और किसी वस्तु को वृत्तीय वस्तु की गति की दिशा क्या होगी, ठीक है। तब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वस्तु के, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं और एक्चुअल में समझते हैं। जिंदगी के साथ करें आपकी और भी हम। चलो अब क्या करा है कि एक डोरी के छोर पर बंधे, ठीक है, डोरी के छोर पर बंध नहीं है, बंधे, ठीक है, बंधे हैं। किसी वस्तु को विद्युतीय पथ पर नहीं, किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु के जो गति की दिशा क्या होगी, ठीक है, वेग की दिशा नहीं पूछ रहा है तुमको, गति की दिशा पूछ रहा है। तो गति में तो दिशा नहीं होती, दिशा है निकाल रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि उसका हम क्या कर रहे हैं, वेग ही ज्ञात कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या कर रहा है कि वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की जो गति की जो दिशा होगी वह एक्चुअल में क्या होगी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यदि हम घुमा रहे हैं तो इस पॉइंट पर क्या होगा, यदि इस पॉइंट पर निकालना चाहें, इस पॉइंट पर क्या हम निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहें तो क्या होगा, इस वस्तु पर हम एक ऐसे, यानी थोड़ा सा इस पर हम आ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहिए इसका डायरेक्शन क्या है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं, यानी इस लाइन को हम क्या करते हैं, लाइन के मैथ में पढ़ते हैं, इस लाइन को हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे ही लाइन खींच दें तो हम इस पॉइंट पर पता चल रहा है ना कि ये वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर की जा रहा है। कैसे पता चल रहा है, हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसके बाद इस पर भी हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो उसके बाद फिर हमें पता चल रहा है कि वो वस्तु कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पूर्व की डायरेक्शन। इस वस्तु पर ही स्पर्श रेखा खींच करेंगे
तो यहाँ पर वस्तु क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो यानी क्या होगा, हम किसी गति की दिशा ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा में जो भी डायरेक्शन देगा स्पर्श रेखा खींचना, स्पर्श रेखा खींचने से पता चल रहा है कि ऊपर जा रहा है, ये बाएं जा रहा है, ये दाएं जा रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाए क्या करेगा, स्पर्श रेखीय। ठीक है, उसकी कहते हैं स्पर्श रेखीय, और तो क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा करता हुआ अब क्या है वह सीधी रेखा। ठीक है, अच्छा। तो उम्मीद करता हूँ तुम सबको अति लघु का जो भी क्वेश्चन था सबको क्लियर हो गया। ठीक है बाबू, अच्छा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या करेगा कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन तुमको क्या दिया है कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ताजा बाबू, दूरी और विस्थापन में तुमको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में हमने पहले ही बता चुका है। यदि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देख लो। याद रख लो, दूरी तथा विस्थापन, दूरी कौन सी राशि हो जाती है बाबू, दूरी जो है अदिश राशि हो जाती है। ठीक है, चलो, दूरी क्या है, अदिश राशि है। और उसी तरह से विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी कभी जीरो और ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन जो है क्या है, जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। दूरी का सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं, इसका परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, चलो। तो विस्थापन क्या हो जाता है बाबू, थोड़ा सा हम यदि समझना चाहें तो विस्थापन क्या हो जाता है, एक पॉइंट से, कहाँ गया कर्सर, हाँ, मान लें कि एक कोई बिंदु है, एक बिंदु ए है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं बाबू, विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। तो ये तो आपका अंतर हो गया। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर इसी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड तुमको क्या कर रहा है कि चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है बाबू, चाल और वेग में, तो ठीक उसी तरह से चाल चाल क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। चाल को दूरी की मदद से निकाला जाता है, वेग को विस्थापन की मदद से निकाला जाता है। तुम सब लोग जानते हो चाल बराबर जो फॉर्मूला हो क्या क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। ठीक है, और वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, चल आगे आ जाओ। चाल जो है शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, मगर वेग क्या है, शून्य और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि चाल में दूरी क्या होता है बाबू, पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि दूरी जो है क्या होता है, कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती, मगर विस्थापन क्या है, जीरो और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें कि धावक की चाल जो है जो 25 किलोमीटर पर आवर है, पर साइकिल सवार की जो चाल है 5 मीटर पर सेकंड, तो इन चाल को घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इसके अंक पर मत जाना कि 25 है और 5 है तो 25 वाला बड़ा होगा जाएगा। ठीक है, तो दोनों की यूनिट पर जाना, ये इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, ना इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड में, ना मीटर पर सेकंड। तो तुमको मैंने बताया था बाबू कि किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, 5/18 से हमें गुना करना पड़ता है। ये क्यों करते हैं उसको देख लो बाबू। किसको चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलो। तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाता है, 1000, तो 1000 हो जाएगा। और 1 आवर में कितना सेकंड हो जाता है, 3600 सेकंड, तो 3600 देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, यहीं से 5/18 आ जाता। ठीक है, चलो। तो 5/18, तो 25 गुना 5/18 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कट रहा है नहीं ना, यानी क्या हो जाएगा भाई मेरे, क्या हो जाएगा, 125 क्या हो जाएगा, या 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। 18 से इसको भागा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, और 18×6 क्या हो जाता है, अठोतल से ना, 18×6 अठोतल से हो जाएगा, और 17 ना 18 नंबर, यानी 6.9 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो धावक की चाल क्या है, 6.9 मीटर पर सेकंड। तो किसका चाल ज्यादा हो जाएगा, तो धावक की चाल जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके अपेक्षा, साइकिल सवार पर, ठीक है ना, साइकिल सवार से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कम। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि एक समान त्वरण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक समान त्वरण क्या है। तो एक समान त्वरण हम किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु के वेलोसिटी में बराबर समय अंतराल यदि बराबर वेग परिवर्तन हो, बराबर वेग परिवर्तन होता हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे समझो, मान लीजिए हम दे दिए कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे सेकंड में इसका वेग क्या है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो, और तीसरे सेकंड में इसका वेग क्या है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चौथे सेकंड में इसका वेग है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो, तो यहाँ देखो ना, 1 से 2 सेकंड के बीच में इसका क्या हो जाएगा, कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का। 10 मीटर पर सेकंड, समय एक ही सेकंड का है। इसमें भी 1 सेकंड का समय, इसमें भी क्या हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का है, इसमें भी 10 मीटर। यहाँ भी 21 सेकंड है और इसमें भी परिवर्तन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का है, 10 मीटर पर। तो यहाँ देख लो क्या कर रहे हैं कि बराबर समय अंतराल में देख लो, तो हर जगह 1 सेकंड आ रहा है कि नहीं, तो बराबर समय बराबर वेग परिवर्तन हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो उस त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, किसी वस्तु की जो है प्रारंभिक चाल जो है कितना है 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसका जो त्वरण है कितना है -4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, प्रारंभिक चाल यानी यू तुमको दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या वैल्यू कितना दे दिया है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमसे क्या कह रहा है कि रुकने से पहले ना, तो रुक जब रहेगा तो रुकने के समय क्या रहेगा, उसका वेग क्या हो जाएगा 0 ना, तो v बराबर हो गया 0 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो तय की गई दूरी यानी हमें s निकालना है। तो s हम क्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मोशन में क्या हो जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v का वैल्यू 0 ना है, 0 हो गया। u स्क्वायर 24 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 24 सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें किस में चेंज करना है, सबसे पहले मीटर में ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 100 से भागा ना, तो 100 से भागा देते हैं, तो सेकंड है तो सेकंड ही रह जाएगा। तो 24/100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए का -4 का -4 गुना एस। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4 0, अरे माइनस ना, -8 एस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो -8 है से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 8 इस बराबर क्या हो जाएगा, कहा गया भाई कर्सर, 576 बटा कितना है 4 0 ना, 2 3 4 0। ठीक है, चलो, तो यहां से इस बराबर क्या हो जाएगा 576 बटा 1 0 2 0 3 0 4 0 गुने 8 ना, गुने 8। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो, अरे तुम कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, 8 से इसको भागा दे दोगे तो कट जाएगा, 8 से इसको देखो तो 8 सत्ते क्या होता है 56 ना, हाँ 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 ना, तो 72 बटा कितना हो रहा है 72 बटा 1 2 3 4, इतना क्या आ रहा है मीटर ना, इतना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में हमने निकाला है, देखो तो इतना आ गया मीटर तुमको। ठीक है, चलो, डेसिमल कर दो तो 2 2 4 ना, तो 0.0072 मीटर। ठीक है बाबू, चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। तुम सब लोग जानते हो यदि कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका हर पॉइंट पर उसका क्या होता है, वो डायरेक्शन जो है क्या होता है चेंज होता रहता है। तो डायरेक्शन यदि चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेग क्या है बदल रहा है। ठीक है, तुम त्वरण के डिफिनेशन में जानते हो कि त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। किसी इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ना, वेग बदल रहा है कि नहीं, एक वृत्तीय गति है तो उसमें वेग बदल रहा है ना। ठीक है, क्योंकि उसका जो चाल एक समान हो सकता है मगर वृत्तीय गति में वेग एक समान नहीं हो सकता है। यानी इसमें क्या है, त्वरित गति है ना, तो एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित गति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण गति में और असमान त्वरण गति में। ठीक है, तो एक समान त्वरण की गति में क्या है बाबू, जब मान लिया जाए बाबू कि कोई है जो कोई गाड़ी है, ठीक है, चलो,
तो कोई गाड़ी जो है, मान लिया कि वह 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है, ठीक है। और हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से क्या चल रहा है, और हर सेकंड में जो उसका वेग है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मान लिया जाए कि पहला 0 सेकंड पर 20 मीटर, अगला सेकंड में इसका वेग बढ़ के क्या हो जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, फिर इसके अगला में 2 मीटर बढ़ते जा रहा है 24 मीटर, फिर अगला में क्या हो जाएगा 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें कि वह जो वस्तु है जो क्या है एक समान त्वरण की गति, ठीक है। अब तुमसे नेक्स्ट कर रहा है कि असमान त्वरण की गति में कौन होगा। असमान त्वरण में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 20 से चल रहा है और उसके अगला सेकंड में जो वेग है 20 से 30 में भी चल रहा है, अगला सेकंड में जो उसका वेग है कितना से बढ़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड गया, तो 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगला सेकंड में मान लिया जाए कि इसका जो वेग है वो कितना से बढ़ रहा है, इसका जो वेग है बढ़ रहा है, मान लीजिए कि अगला सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगला सेकंड में 4 मीटर, 30 और 4 क्या हो जाएगा 27 ना, तो 27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इधर शायद फेस हो रहा है 27 इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या हो गया 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लिया जाए कि इसके बाद फिर से यदि हम अगला में जाए, मान लीजिए कि अगला में 5 मीटर पर सेकंड से काटा है, तो अगला बार क्या हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। देखो तो हर सेकंड में क्या हो रहा है, उसका वेग चेंज हो रहा है कि नहीं, हर सेकंड वेग चेंज हो रहा है, मगर क्या त्वरण भी नहीं चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वो असमान। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया एक समान त्वरण, जो सेकंड वाला एग्जाम्पल हो क्या हो गया असमान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक के लिए क्या करा है उदाहरण दे। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेलोसिटी क्या है उसका 0। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है कि जिसका त्वरण जो है क्या है कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या है 0। अब देखो बाबू, मान लीजिए कि नीचे से हम कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नीचे से कोई गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो किसी न किसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इसका वेग क्या होगा गेंद का 0 होगा ना, ठीक है। किसी न किसी पॉइंट पर तो वेग इसका 0 हो गया था, भी क्या आ गया 0, मगर त्वरण हर पॉइंट पर इसका क्या लगता जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है कि नहीं, -10 का है तो -9.8 का, क्योंकि नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख लो वेग तो त्वरण कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी 0 हो गया ना, आ गया। अब क्या करा कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा उसका त्वरण जो है जो उसके लंबवत है, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु जो है एक निश्चित दिशा में गति कर रही है, ठीक है, और उसका त्वरण जो है जो उसका क्या है उसके लंबवत है। तो एक सर्कुलर मोशन ही ले लो, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या करें, सर्कुलर मोशन जानते हैं ना कि उसमें क्या होता है वृत्तीय गति में क्या होता है डायरेक्शन उसका फिक्स रहता है, क्या हर पल उसका डायरेक्शन क्या होता है चेंज होते रहता है ना, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जब चेंज हो रहा है तो उसका जो त्वरण है इसमें जो है जिसमें लंबवत रहता है, ठीक है। कैसे रहेगा जिसको थोड़ा सा समझ लो, मान लिया जाए कि ये क्या है अर्थ है, ठीक है, और मून जो है जो अर्थ के चारों, समझ लो कि ये अर्थ है, मून जो है जिसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यदि हम चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर यदि हम निकालना चाहें तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इस पॉइंट पर यदि दोनों के बीच का हम निकालेंगे एंगल तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि वृत्तीय गति में कोई वस्तु यदि मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, जनरली हम कहेंगे कि वो उसका त्वरण जो है उसके लंबवत। नहीं तो समझो एक सर्कल यानी कि कोई चौराहा पर क्या है कोई कार जो है मूव कर रहा है, ठीक है। ये चौराहा, इस पर एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मूव कर रहा है तो चौराहा तो इस तरह से है, ठीक है, तो कार तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यदि वह जा रहा है, ठीक है, तो गति इसका तो पता चल गया ना कि इसका गति जो है क्या है पूरब की दिशा में है, ठीक है। मगर इसका जो वेग है यानी जो त्वरण लग रहा है यानी वेग जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ये उसके ठीक लंबवत हो रहा है ना, ठीक है। वेग जो है जो किसके त्वरण बढ़ रहा है किसके सापेक्ष में, रोड के सापेक्ष में ना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो होता होगा लंबवत यानी डब्ल्यू। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक खिलौना कार द्वारा दी गई पूर्ण यात्रा का स्थिति समय ग्राफ तुमको दे दिया है। स्थिति समय ग्राफ इतना दे किन अवधियों के बीच जो है कार सबसे तेज चल रही है और किस अवधि में कार रुकी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हो तो कार सबसे तेज कहाँ पर चल रही है, इस पॉइंट पर है, जो कार का जो स्पीड का है 30 किलोमीटर पर आवर है, इस पॉइंट पर क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करें कि किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है। तो यहाँ पर देखो 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ये तो 8 हो गया।
तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 घंटा से लेकर के 8 घंटा के बीच में कार जो है सबसे तेज चल रही है। देख लो ना, 3 घंटा से लेकर के 8 ही घंटा के बीच में ना कार जो है सबसे तेज चल रही है। कितना का स्पीड से चल रही है कार? 30 किलोमीटर पर आवर से। 30 किलोमीटर पर आवर। किस अवधि में जो पूछ रहा है कि कार रुकी है, तो कार रुकी हुई है कौन में भाव? इस पॉइंट पर आकर कार रुके हैं, यानी 12वां घंटा पर क्या है, कार जो है रुका हुआ है। ठीक है, क्या है, 12वां घंटा पर कार क्या है, रुका है। ठीक है, और इस पॉइंट पर भी कार रुका हुआ है ना, यानी स्टार्टिंग में भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 0 आवर पर भी कार क्या है, रुका हुआ है। ठीक है बाबू, चल। और इसमें क्वेश्चन था शायद, थोड़ा सा 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ इसमें कोई और क्वेश्चन क्या था। हाँ, पूछ रहा है कि निर्देशांक रेखा पर किस अवधि में कार जो है धनात्मक दिशा में चल रहा है। तो धनात्मक दिशा में कहाँ पर चल रहा है बाबू, यहाँ पर देख लो तो, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओगे तो कहाँ गया जी, हाँ इस पॉइंट पर देख लो ना, 0 से ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जा रहा है यानी क्या है, धनात्मक दिशा में चल रहा है। यहाँ पर देखो ना, ये क्या है, नीचे की दिशा में आ रहा है, तो नीचे की दिशा में आ नहीं, ऋणात्मक दिशा। तो 0 से 3 घंटा के बीच में, यानी 0 से 3 आवर में कार जो है क्या चल रहा है, प्लस भी यानी धनात्मक की दिशा में। और 8 से 12 के आवर के बीच में, 8 से 12 आवर के बीच में क्या है, कार जो है क्या है, निगेटिव। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में तुमको क्या कह रहा है कि ए और बी का गति का दूरी समय ग्राफ दे दिया का, दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है। ठीक है, और किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे कौन वस्तु तेज चल रही है, कौन कौन क्या क्या। तो तुमको बाबू शायद एनसीईआरटी में शायद मैंने बताया कि जो भी वस्तु है जितना खड़ा रहेगा उतना ही उसका चाल जो है ज्यादा ज्यादा रहता है। ठीक है, तीन दोनों में खड़ा तुमको कौन लग रहा है, ध्यान से देखो, तो खड़ा तुमको कौन लग रहा है, ये ज्यादा खड़ा है ना, ये जो लाइन गया है, कहाँ गया ये कर्सर, यहाँ पर देख लो ना बाबू, ये जो है जो लाइन क्या है, ज्यादा खड़ा है, देख लो। और ये जो लाइन है क्या है, कुछ ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे तेज कौन सा है, जो ज्यादा खड़ा है तो वही तेज चलता है, यानी ये ज्यादा खड़ा है ना, तो ये जो है क्या है, तेज चल रहा है। ठीक है, चलो। तो पूछ रहा है कि किस समय पर वस्तु ए वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। तो कौन समय पर वस्तु ए निकल रही है आगे, देख लो ना, यहाँ पर इस पॉइंट से क्या है, वस्तु ये जो है जो इससे छोड़कर के आगे निकल रही थी, इस वस्तु यानी क्या हो जाएगा, 40वां सेकंड में। तो 40वां सेकंड में जो है ए जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल जा रहा है, बी जो है बी से क्या हो रहा है, आगे निकल रहा है। ठीक है, किस स्थिति में दोनों वस्तुएं मिल रही है, तो दोनों वस्तुएं 40वें सेकंड पर मिल रही है बाबू, तो 40वां सेकंड पर दोनों वस्तुएं कहाँ रही, मिल रहा है। ठीक है, चलो। कह रहा है कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। तो 10 सेकंड पर क्या है, यहां पर हम वस्तु ए के लिए आ जाते हैं, वस्तु ए का यहां पर आ जाओ। 10वां सेकंड पर वस्तु ए का पोजीशन क्या है, यहां पर है लगभग, यदि हम मान लें तो लगभग क्या है, 5 मीटर पर ना, तो 5 मीटर पर है। ठीक है, चलिए, ये वस्तु ए की स्थिति है 10 सेकंड पर, और वस्तु बी की 10 सेकंड पर स्थिति क्या थे, वस्तु बी जो है जो 10 सेकंड पर कहां से है बाबू, ये लगभग है, लगभग 10 से स्टार्ट किया, यानी लगभग 12 मीटर पर है। कहां पर इसकी स्थिति, वस्तु बी की ना, वस्तु बी की स्थिति। ठीक है, अब कह रहा है कि 50वें सेकंड पर उसका स्थिति क्या है। ठीक है, तो यदि 50वां सेकंड पर मिला रहा, तो 50वां सेकंड पर ये जो है कहां पर है, लगभग 25 मीटर पर है। ये कितना पर है, 25 मीटर पर ना, और ये 50वां सेकंड पर का है, लगभग 20 मीटर पर है। और बी जो है कितना पर है, 20 मीटर, 50वां सेकंड। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है बाबू, चल अब आ जाओ इसमें आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। अब कहो कि 12वीं, तो 12 को प्रूव करना है, ये तुमको लेवल का चीज ही नहीं है, जो तुमको बताए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुमको समरूपता पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो समरूपता तुम पढ़े ही नहीं तो कैसे हम तुमको समझा। ठीक है, तो इसके लिए वेट करो।
अब क्या किसी कार का 4 समय ग्राफ इतना, तो कार का पहले 3 घंटा, उसके बाद के 5 घंटा में और अंत के 4 घंटा में त्वरण कितना, कार ने कुल कितनी दूरी तय की और कार की औसत चाल क्या है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे आ जाओ। तो क्या कर रहा है, कार का औसत चाल इन है, यहाँ पर आ जाओ। कार का चाल समय ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पर देख लो ना, तो ये 0 से 3 के बीच में पूछ रहा है, तो कार का पहले 3 घंटा में क्या हुआ, तो कार का पहले 3 घंटा पर हम आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका यू क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 किलोमीटर पर आवर, और भी कहाँ तक पहुंच रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर ना, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए फाइंड आउट करना है। तो ये बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी ना, 30 - 0 बटा टी। टी कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 3 घंटा, यानी क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर क्या। ठीक है, क्या गया, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुमको क्या गया, एक्सलरेशन आ गया ना। अब तुमको क्या करा है कि उसके बाद के 5 घंटा में, तो 3 से लेकर के 8 के बीच में इसका त्वरण क्या है, इसका देख लो तो बाबू, यू भी इसका क्या है, 30 ही है ना, देख लो ना, यू भी 30 ही है, ये यू हो गया, और भी क्या है, 30 ही ना। तो यू और भी यदि दोनों बराबर है, यदि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल दोनों यदि बराबर है, तो वो जो वस्तु है, और तो क्या होता है, उसमें त्वरण जो है, जो क्या हो जाता है, 0 त्वरण होता है। ठीक है, नहीं तो हम ग्राफ से भी देख रहे हैं, ये ग्राफ में क्या है कि सीधे एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये ना तो खड़ा है ना तो पड़ा है, तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में यदि 4 समय ग्राफ चलती है, तो उसे भी क्या कहते हैं, 0। ठीक है, तो कह रहा है कि कार ने कुल कितनी दूरी तय की, और कार की औसत चाल ज्ञात करना था, कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हमें क्या निकालना है, 0 से लेकर के 12 तक के ना, तो 0 से 12 तक लेकर के दूरी निकालना है, तो इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले तो हम 0 से 3 पर निकालेंगे, फिर 3 से 8 पर निकालेंगे, फिर 8 से 12। तो हम तो 8 से 12 तक का त्वरण कितना होगा, उससे पर निकालना, तो 8 पर यू कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब भी इसका क्या हो जाएगा, 0 ना, 0 किलोमीटर पर आवर। ये बराबर अगेन भी माइनस यू बटा टी ना, तो 0 - 30 बटा टी कितना, 8 से 12 के बीच 4 घंटा ना, 4 घंटा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, -30/4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबका त्वरण निकाल लो, तो सबसे पहले यहाँ पर चलो एस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर सकते, एस बराबर यूटी यानी 30 गुने टी कितना है, 4 ना, प्लस हाफ है टी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू माइनस में ना है, तो माइनस डायरेक्ट हम लिखे, तो -1/2 ए का वैल्यू कितना है, 30/4 ना, 30/4 गुना टी स्क्वायर ना, टी कितना है, 4 ना, तो यहाँ पर लिख दो बाबू, लिख दो ना, 16। ठीक है, तो 4 से 4 मतलब कट गया, ये 2 से 2 मतलब कट गया, तो 30 को क्या हो जाएगा, 120 - 30 दूनी 60 ना, यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, चलो, यानी 8 से 12 के बीच में इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। और 0 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा, उसका निकालो, तो ए का वैल्यू तुम्हें पता है ना, तो एस प्रोबेबिलिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो यूज का वैल्यू 0 है ना, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 0 हो जाएगा हाफ। ए का वैल्यू 10 ना है, टी का वैल्यू 3 ना, तो 3 गुना 3, ये 2 से 5 मरते 15, 15 से 45, तो इसका वैल्यू यहाँ से आ गया क्या, 45 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें कितना आ गया, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर आ जाओ।